हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग करेंगे भूमंडलीकृत विश्व का बनना। यह जो है क्लास 10 का चैप्टर है सोशल साइंस से, ठीक है। सामाजिक विज्ञान का यह चैप्टर है और आपके एग्जाम्स तो जल्दी होने वाले हैं, तो यह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे हम देखेंगे भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो भूमंडलीकृत विश्व का बनने से क्या मतलब है? ये मतलब है कि धरती जो है हमारी गोल है, उस पे जो है थ्री पार्ट में 3/4 जो है क्या है, वाटर है, पानी से भरा हुआ है। बाकी जो है वो जमीन है। इस जमीन पे जो हम इस जो धरती की जमीन पे जो हम रहते हैं, तो ये जो जमीन है, लैंड है, यह जो है छोटे छोटे कुछ टुकड़ों में बटी हुई है। इसको इन टुकड़ों को हम कंटिनेंट्स कहते हैं। और ये कंटिनेंट्स जो हैं, यहाँ पे खान पान का तरीका, पहनने ओढ़ने का तरीका, विचार, व्यवहार, मान्यताएं, ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं। ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं और इनका जो है एक दूसरे के साथ जो है कि शेयर करना, मीन्स कि एक जगह की मान्यता का दूसरी जगह की मान्यता तक पहुंच जाना, या फिर एक जगह के किसी खाद्य पदार्थ का दूसरी जगह तक पहुंच जाना, पहनने ओढ़ने के तरीकों का, विचारों का एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचना, ये कैसे होता रहा है। ये जो है बहुत ही पहले के समय से ही जो यात्री रहते थे, बहुत सारे लोग जो ट्रेवलर होते हैं, जिनको घूमना पसंद होता है, बहुत सारे व्यापारी होते हैं, व्यापार करते हैं, जैसे कि सोना चांदी खरीदने, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि उनके कंटिनेंट्स में नहीं होती, तो वो दूसरे कंटिनेंट से लेके आते हैं। तो व्यापारी हो गए, पुजारी हो गए। पुजारी जो होते हैं उनको तीर्थ यात्रा करना पसंद होता है। जैसे कि एक कंटिनेंट्स में कोई मंदिर है, पूजा पाठ जहाँ पे हो रहा है, और वही पूजा पाठ अगर दूसरे कंटिनेंट्स में भी उसी तरह के मंदिर हैं, तो वहाँ पे वो घूमने जाते हैं। तो तीर्थ यात्री जो होते हैं, जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो वो अपने ज्ञान को भी बांटते हैं और आध्यात्मिक शांति के लिए, और कुछ तो उनके जीवन की समस्याएं होती हैं किसी भी इंसान के, तो उसको वो दूर करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह तक दूर दूर की यात्राएं करते हैं। और यह जो यात्रा है बहुत समय पहले से चल रही है, और इन यात्राओं में लोग जो हैं चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। पैसा, मूल्य, मान्यताओं को, हुनर को, विचार को और आविष्कार को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। यहाँ तक कि उनके साथ साथ जो कीटाणु बीमारियां जाती हैं, वो भी एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि 3000 ईसा पूर्व से ही समुद्री तट में होने वाले व्यापार के माध्यम से सिंधु घाटी की सभ्यता उस इलाके से भी जुड़ी हुई थी, जिसे आज हम पश्चिम एशिया के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो 1000 साल से भी ज्यादा समय से मालदीव के समुद्र में पाए जाने वाली कौड़ियाँ, जो मालदीव है, मालदीव के समुद्र में कौड़ियाँ पाई जाती हैं। इनका इस्तेमाल मुद्रा के रूप में किया जाता था। चीन और पूर्व अफ्रीका तक पहुंचती रही हैं। जैसे कि बीमारी फैलाने वाले कीटाणु जो हैं वो दूर दूर पहुंच जाते थे, एक कंटिनेंट से दूसरी कंटिनेंट तक। तो इसको हम लोग जो है अपने इतिहास में देख सकते हैं और समझ सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे हमें जो पढ़नी है वो है रेशम मार्ग से जुड़ती दुनिया। ठीक है, रेशम मार्ग क्या है? यह जो है सिल्क रूट क्या है? सिल्क रूट इसका नाम ये इसलिए पड़ा क्योंकि सबसे पहले चाइना में सिल्क को खोजा गया। मीन्स सिल्क को खोजा नहीं गया, सिल्क को बनाया गया। रेशम मीन्स की रेशम को बनाया गया, और इस रेशम को चाइना से दूसरे कंटिनेंट, दूसरे देशों तक जिस रास्ते से पहुंचा, उसी को हम सिल्क रूट कहते हैं। ठीक है, तो चाइना से सिल्क जिन रास्तों के द्वारा दूसरे राष्ट्रों में, दूसरे देशों में, दूसरे कंटिनेंट्स में, यूरोप में, अफ्रीका में पहुंचा, उन्हीं रास्तों को हम सिल्क रूट कहते हैं। ठीक है, ये रास्ते या तो जमीन के हो सकते हैं या समुद्र के हो सकते हैं। और ये एशिया को जो है दूसरे कंटिनेंट्स को से जोड़ते हैं, यूरोप से, अफ्रीका से। ऐसा मार्ग ईसा पूर्व के समय
में भी सामने आ चुका था और लगभग 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में था। इसी रास्ते से जो चीनी पाटरी जाते थे और इसी रास्ते से भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़ों व मसाले दुनिया के दूसरे भागों में पहुंचते थे। वापसी में सोना चांदी जैसे कीमती वस्तुएं यूरोप से एशिया पहुंचती थी, क्योंकि एशिया में सबको पता है कि मसाले बहुत ज्यादा होते हैं और कपड़े भी यहाँ पे बहुत अच्छे होते हैं। एशिया में कपड़े भी बहुत अच्छे बनते हैं। तो ये सारी चीजें जो है यूरोप तक पहुंचती थी और यूरोप से इन चीजों को एशिया लाया जाता था। व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान दोनों प्रक्रियाएं साथ चलती थी। शुरुआती काल के ईसाई मिशनरी निश्चय ही इसी मार्ग से एशिया में आते होंगे। कुछ साल बाद मुस्लिम धर्मोपदेशक भी इसी रास्ते से दुनिया में फैले। इसी तरह से अब हम देखेंगे भोजन की यात्रा। तो हमारी धरती गोल है, 3/4 पे पानी है, बाकी पे लैंड है। ये लैंड जो है कुछ पार्ट्स में मीन्स की छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइडेड है। इनको हम कंटिनेंट्स कहते हैं। इन कंटिनेंट्स से एक कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट तक कुछ चीजें जो जिनका प्रसार हुआ, वितरण हुआ, उन्हीं के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम भोजन की यात्रा में हम ये देखेंगे कि कोई चीज जो है कि किसी एक देश में खाई जाती है और वहां से वो दूसरे देश को कैसे पहुंच जाती है। ठीक है, जैसे कि झटपट जो खाद्य पदार्थ जो होते हैं फटाफट तैयार हो जाते हैं। तो जैसे कि ये माना जाता है कि चाइना में सबसे पहले नूडल्स बनते थे और ये नूडल्स जो है चाइना से पश्चिम में पहुंचे। ठीक है, और पश्चिम में जब ये पहुंचे तो उन्हीं से स्पैगेटी बनाया गया, उसमें कुछ चेंजेस करके। इसी तरह से जो पास्ता है ये अरब यात्रियों के साथ 5वीं सदी में सिसिली पहुंचा, जो अब इटली का एक टापू है। तो कोई भी खाद्य पदार्थ जो किसी भी देश की में खाया जाता है वो दूसरे देश को, दूसरे कॉन्टिनेंट को किस तरह से पहुंच जाता है। जब वो लोग, एक देश के लोग दूसरे देश को यात्रा करते हैं तो ये सारी चीजें उनके साथ, खाद्य पदार्थ और उनका रहन सहन, वो सारी चीजें एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती हैं। इसी तरह से है आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद, ऐसे ही बहुत सारे दूसरे खाद्य पदार्थ लगभग 500 साल पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे। ये खाद्य पदार्थ यूरोप और एशिया में तब पहुंचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस वो गलती से जो है एक अज्ञात महाद्वीप में पहुंच गया था। और यह महाद्वीप कौन सा था? यह महाद्वीप था अमेरिका। अमेरिका का मतलब उस समय था उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, कैरेबियन द्वीप समूह, सभी से। मीन्स की जो कोलंबस था उसने अमेरिका की खोज करी और वो गलती से उस अज्ञात महाद्वीप पे पहुंचा था। दरअसल हमारे बहुत सारे खाद्य पदार्थ अमेरिका के मूल निवासी यानी अमेरिकन इंडियन से हमारे पास आए हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद और ये सारे खाद्य पदार्थ जो है अमेरिका से इंडिया तक पहुंचे हैं। और ये तब संभव हो पाया जब कोलंबस जो है अनजानवश अमेरिकी महाद्वीप में पहुंच गया था। कई बार क्या होता है कि नई फसलों के जीवन में आने से हमारा जीवन बदल जाता है। जैसे आलू का इस्तेमाल शुरू करने पर यूरोप के गरीबी की जिंदगी अमूल रूप से बदल गई। पहले जो है यूरोप और एशिया में आलू नहीं होता था, लेकिन जब से अमेरिकी महाद्वीप की खोज हुई और आलू वहां से आया यूरोप में, तो यूरोप में बहुत गरीबी थी और इस गरीबी में खाने के लिए उनको जब आलू मिला तो उससे उनके जीवन पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं और उनकी औसत उम्र बढ़ने लगी। आयरलैंड के गरीब काश्तकार जो आलू पर इस हद तक निर्भर हो चुके थे कि जब 1840 के दशक के मध्य में किसी बीमारी के कारण आलू की फसल खराब हो गई,
मीन्स यहाँ पे ये कहा जा रहा है आयरलैंड जो है क्या है, एक यूरोप का एक देश है। तो आयरलैंड यूरोप का एक देश है। वहाँ पे जैसे कि 1840 के दशक में आलू की फसल खराब हो गई, तो आलू पे लोग वहाँ पे ज़्यादा डिपेंड है और इसलिए उनको क्या हुआ कि बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, बहुत भूखमरी हुई और भूख के कारण बहुत सारे लोगों की जान चली गई। विजय, बीमारी और व्यापार। यहाँ पे हम देखेंगे, अब हम यहाँ पे देखेंगे 16वीं सदी में जब यूरोपीय जिहादियों ने एशिया तक का समुद्री रास्ता ढूंढ लिया। ठीक है, यूरोप के कुछ लोग जो कि एशिया तक समुद्री रास्ते पहुंचे और वो पश्चिम सागर को पार करते हुए अमेरिका तक जा पहुंचे। मीन्स कि यूरोप के लोग जो है एशिया तक पहुंचे, अमेरिका तक पहुंचे तो पूर्व आधुनिक विश्व बहुत छोटा सा दिखाई देने लगा। ठीक है, तो मीन्स कि क्या हुआ कि एक जगह से जब दूसरी जगह लोग जाने लगते हैं तो उन्हें जो है सारी चीजें अपने पास महसूस होती है कि सब चीज जुड़ी हुई है। इससे पहले कई सदियों से हिंद महासागर के पानी में फलता फूलता व्यापार, तरह तरह के सामान, लोक ज्ञान और परंपराएं एक जगह से दूसरी जगह आ जा रही थी। भारतीय उपमहाद्वीप इन प्रवाहों के रास्ते में एक अहम बिंदु था। पूरे नेटवर्क में इस इलाके का भारी महत्व था। यूरोप के दाखिले से यह आवाजाही और बढ़ने लगी और इन प्रवाहों की दिशा यूरोप की तरफ भी मुड़ने लगी। अपनी खोज से लाखों साल पहले अमेरिका का दुनिया से कोई संपर्क नहीं था, लेकिन 16वीं सदी से उसकी विशाल भूमि और बेहिसाब फसलें व खनिज पदार्थ हर दिशा में जीवन का रूप रंग बदलने लगे। आज के पेरू और मैक्सिको में, आज का जो पेरू है और मैक्सिको है, वहाँ पे बहुत सारी कीमती धातुओं की खदानें हैं और वहाँ पे चांदी बहुत पाया जाता है। और यह चांदी जो है यूरोप के एक संपदा को बढ़ाया है और पश्चिम एशिया के साथ होने वाले उनके व्यापार को गति प्रदान की। 17वीं सदी के आते आते पूरे यूरोप में दक्षिणी अमेरिका की धन संपदा के बारे में तरह तरह के किस्से बनने लगे थे। इन्हीं किंवदंतियों की बदौलत वहां के लोग एक डोराडो को सोना का शहर मानने लगे और उसकी खोज में बहुत सारे खोजी अभियान शुरू किए गए। 16वीं सदी के मध्य तक आते आते जो पुर्तगाली थे और स्पेनिश सेनाओं की विजय का सिलसिला शुरू हो चुका था, उन्होंने अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया था। यूरोपीय सेनाएं केवल अपने सैनिक ताकत के दम पर नहीं जीतती थी। स्पेनिश विजेताओं के सबसे शक्तिशाली हथियारों में परंपरागत किस्म का सैनिक हथियार तो कोई था ही नहीं। यह हथियार तो चेचक जैसे कीटाणु थे। उनका यह हथियार जो स्पेनिश सैनिकों और अफसरों के साथ वहां पहुंचे थे। लाखों साल से दुनिया में अलग थलग रहने के कारण अमेरिका के लोगों के शरीर में यूरोप से आने वाली इन बीमारियों से बचने की प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी। जो 16वीं यहाँ पे जो बात हो रही है कि 16वीं सदी का जो मध्य आया तो पुर्तगाली और स्पेनिश, ये दोनों क्या है, यूरोप के देश हैं, का विजय का सिलसिला इनका शुरू हो गया। इन लोगों ने अमेरिका को अपना उपनिवेश बनाया। यूरोपीय सेनाओं केवल अपनी सैनिक ताकत के दम पर नहीं जीतती थी। स्पेनिश विजेताओं जो स्पेन मीन्स की यूरोप के जो देश हैं स्पेन और पुर्तगाल, उनके बीच उनका जो हथियार था वो क्या था, मीन्स की सैनिकों के पास कुछ हथियार होते हैं, वो तो हथियार होते ही हैं, लेकिन इन्होंने कुछ कीटाणुओं को अपने साथ दूसरे देशों तक खासकर अमेरिका तक पहुंचाया और अमेरिका के लोग अलग थलग रहते थे। उनके शरीर में, अमेरिका के लोगों के शरीर में यूरोप से जो कीटाणु आए उनके प्रति प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी। और इससे क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे 1849 में आयरलैंड में आलू की फसल जब खराब हो गई थी तो इनको क्या क्या झेलना पड़ा, इसमें आप देख सकते हैं। आयरलैंड के लगभग
10 लाख लोग जो है भूखमरी से मर गए थे। और जैविक युद्ध ये जो देख रहे हैं हम आज के टाइम पे, ये पहले भी हो चुके हैं। इंग्लैंड में जो स्थित है मैनचेस्टर बे कॉलोनी के पहले गवर्नर जॉन बिन थार्प ने मई में 1634 में लिखा था कि छोटी चेचक उपनिवेशकारों के लिए ईश्वर का वरदान है। देसी जनता छोटी चेचक के कारण लगभग पूरी खत्म हो चुकी थी। इस तरह परमेश्वर ने हमारी मिल्कियत पर हमें मालिकाना दे दिया। यहाँ पे कहा जा रहा है ये भी एक तरह का जैविक युद्ध ही था। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि तो अमेरिका के लोगों के शरीर में जो है कि प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी, तो इसके फलस्वरूप क्या हुआ, एक नए स्थान पर चेचक बहुत ज्यादा मारक साबित हुआ। एक बार संक्रमण शुरू होने के बाद तो यह बीमारी पूरे महाद्वीप में फैल गई। जहां यूरोपीय लोग नहीं पहुंचते थे वहां के लोग भी इसकी चपेट में आने लगे। इसने पूरे के पूरे समुदाय को खत्म कर डाला। इस तरह घुसपैठियों की जीत का रास्ता आसान होता चला गया। बंदूक को तो खरीद कर या छीन कर हमलावरों के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता था, पर चेचक जैसे बीमारी के मामले में तो ऐसा नहीं किया जा सकता था, क्योंकि हमलावरों के पास उससे बचाव का तरीका भी था और उसके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी विकसित हो चुकी थी। 19वीं सदी तक जो 19वीं सदी थी, यूरोप में गरीबी और भूख का ही साम्राज्य था। ठीक है, यहाँ पे जो बात हो रहा है कि यूरोप के लोग जो है नहीं पहुंचे थे, वहाँ के लोग भी इनकी चपेट में आने लगे। मीन्स कि यह बीमारी जो फैली थी तो यूरोप से फैली थी, लेकिन यह जो है कि वहाँ तक फैल तो गई, लेकिन बहुत सारे जगह ऐसे भी थे जहाँ पे यूरोप के लोग नहीं पहुंचे थे, वहाँ भी ये बीमारी फैलने लगी। इससे पूरे के पूरे समुदाय को खत्म कर डाला। इस तरह घुसपैठियों की जीत का रास्ता आसान होता चला गया। जैसे कि यूरोप के लोग यूरोप में बहुत ही भूखमरी थी, तो ये लोग जो है वहां से निकलकर दूसरे देशों में जाके व्यापार करते थे, घुसपैठी करते थे और वहां पे लोगों को डराते थे। लेकिन क्या हुआ कि यह बीमारी जो है कि बहुत सारी जगहों पे फैल गई और वहां पे लोग खुद ही परेशान थे। तो बंदूकों को तो खरीद कर या छीन कर हमलावरों के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता था, पर मीन्स की बंदूकों को इस्तेमाल तो कोई भी कर सकता है, लेकिन चेचक जैसी बीमारी के मामले में ऐसा नहीं किया जा सकता था, क्योंकि हमलावरों के पास उससे बचाव का तरीका भी था और उसके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी विकसित हो चुकी थी। 19वीं सदी तक यूरोप में जो था गरीबी और भूखमरी का ही साम्राज्य था। शहरों में बेहिसाब भीड़ थी, बीमारियों का बोलबाला था, धार्मिक टकराव जो था आम था, धार्मिक असंतुष्टों को कड़ा दंड दिया जाता था। इस वजह से हजारों लोग यूरोप से भागकर अमेरिका जाने लगे। 18वीं सदी तक अमेरिका में अफ्रीका से पकड़ कर लाए गए। 18वीं सदी में क्या होता था कि अमेरिका में अफ्रीका से पकड़कर लाए गए गुलामों को काम में झोंक कर यूरोपियन बाजारों के लिए कपास और चीनी का उत्पादन किया जाने लगा था। 18वीं शताब्दी का काफी समय बीत जाने के बाद भी चीन और भारत को दुनिया के सबसे धनी देशों में गिना जाता था। मीन्स की 18वीं सदी का जब काफी समय बीत चुका था, तब भी जो है चीन और भारत जो थे धनी देश थे। एशियाई व्यापार भी उन्हीं का दबदबा था, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि 15वीं सदी से चीन ने दूसरे देशों के साथ अपने संबंध कम करना शुरू कर दिए और वह दुनिया से अलग थलग पड़ने लगा। चीन की घटती भूमिका और अमेरिका के बढ़ते महत्व के चलते विश्व व्यापार का केंद्र पश्चिम की ओर खिसकने लगा। अब यूरोप ही विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं गुलामों की खरीद फरोख्त। न्यू ऑरलियंस, यहाँ पे एक खरीदार नीलामी के लिए कतार में खड़े गुलामों को गौर से देख रहा है। इस चित्र में 4 औरतों और लंबी टोपी पहने 7 पुरुषों के साथ 2 बच्चे भी बिकने के लिए खड़े हैं।
अच्छी कीमत पाने के लिए गुलामों का अक्सर बढ़िया कपड़े पहनकर बाजार में लाया जाता था। 19वीं सदी की यहाँ पे हम बात करेंगे 1815 से लेके 1915 या 14 तक। 19वीं सदी में दुनिया तेजी से बदलने लगी। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी कारकों ने पूरे के पूरे समाजों की काया पलट कर दी और विदेशी संबंधों को नए ढर्रे में ढाल दिया। अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह की गतियों या प्रवाहों का उल्लेख किया है। गतियों प्रवाहों का उल्लेख किया है। इसमें पहला प्रवाह व्यापार का होता है, जो 19वीं सदी में मुख्य रूप से वस्तुओं जैसे कपड़ा या गेहूं आदि के व्यापार तक ही सीमित था। दूसरा श्रम का प्रवाह होता है। इसमें लोग काम या रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तीसरा प्रवाह पूंजी का होता है, जिसे अल्प या दीर्घ अवधि के लिए दूर दराज के इलाकों में निवेश कर दिया जाता है। ये तीनों तरह के प्रवाह एक दूसरे से जुड़े हुए थे, लोगों के जीवन को प्रभावित करते थे। कभी कभी इन कारकों के बीच मौजूद संबंध टूट भी जाते थे। उदाहरण के लिए वस्तुओं या पूंजी की आवाजाही के मुकाबले श्रमिकों की आवाजाही पर प्रायः ज्यादा शर्तें और बंदिशें लगाई जाती थी। फिर भी यदि हम इन तीनों प्रवाहों का एक साथ अध्ययन करें तो 19वीं सदी की विश्व अर्थव्यवस्था को ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यह जो विश्व अर्थव्यवस्था का उदय है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि औद्योगिक यूरोप में खाद्य उत्पादन और उपभोग के बदलते रुझानों पर विचार करें तो बेहतर होगा। सामान्य रूप से सभी देश भोजन के मामले में आत्मनिर्भर होने का प्रयास करते रहे, लेकिन 19वीं सदी के ब्रिटेन की बात अलग थी। अगर उस समय ब्रिटेन खाद्य आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलता तो वहां के लोगों का जीवन स्तर गिर जाता और सामाजिक तनाव फैलता। आइए देखें कि 18वीं सदी के आखिर दशकों में ब्रिटेन की आबादी तेजी से बढ़ने लगी। 18वीं सदी के आखिरी दशक में ब्रिटेन की आबादी बढ़ने लगी। नतीजा क्या हुआ कि देश में भोजन की मांग बढ़ने लगी। जैसे जैसे शहर फैले और उद्योग बढ़ने लगे, कृषि उत्पादों की मांग भी बढ़ने लगी। कृषि उत्पाद महंगे होने लगे। दूसरी तरफ बड़े भूस्वामियों के दबाव में सरकार ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी। तो ब्रिटेन में जैसे जैसे की आबादी बढ़ने लगी और वहां पे लोगों की भोजन की मांग बढ़ने लगी, कृषि उत्पादों की मांग भी बढ़ने लगी। कृषि उत्पाद महंगे होने लगे। दूसरी तरफ बड़े भूस्वामियों के दबाव में सरकार ने मक्के के आयात पर भी पाबंदी लगा दी। जिन कानूनों के सहारे सरकार ने यह पाबंदी लगाई, यह पाबंदी दूसरी तरफ बड़े भूस्वामियों के दबाव में सरकार ने मक्का के आयात पर भी पाबंदी लगा दी। जिन कानूनों के सहारे सरकार ने यह पाबंदी लागू की कि उन्हें कानून कहा जाता था। खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों से परेशान उद्योगपतियों और शहरी बंदिशों ने सरकार को मजबूर कर दिया कि वह कानून को फौरन समाप्त कर दे। कानून के निरस्त हो जाने के बाद बहुत कम कीमत पर खाद्य पदार्थों का आयात किया जाने लगा। आयातित खाद्य पदार्थों की लागत ब्रिटेन में पैदा होने वाले खाद्य पदार्थों से भी कम थी। फलस्वरूप ब्रिटिश किसानों की हालत बिगड़ने लगी, क्योंकि वे आयातित माल की कीमत का मुकाबला नहीं कर सकते थे। विशाल भूभागों पर खेती बंद हो गई। हजारों लोग बेरोजगार हो गए। गांवों से उजड़ कर वे या तो शहरों या दूसरे देशों में जाने लगे। ठीक है, जब कानून निरस्त हो गया के बाद बहुत कम कीमत पर खाद्य पदार्थों का आयात किया जाने लगा। आयातित खाद्य पदार्थों की लागत ब्रिटेन में पैदा होने वाले से भी कम थी। अब इससे क्या हुआ कि ब्रिटिश किसानों की हालत बिगड़ने लगी, क्योंकि वे आयातित माल की कीमत का मुकाबला नहीं कर सकते थे। विशाल भूभागों पर खेती बंद हो गई। हजारों लोग बेरोजगार हो गए। गांवों से उजड़ कर वे शहरों में या दूसरे देशों को जाने लगे।
अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे कार्न लॉ समाप्त हो गया तो दूसरे देशों से ब्रिटेन में जो है बहुत ही सस्ते दामों पे खाद्य पदार्थ आने लगे। और जब खाद्य पदार्थ बहुत ही सस्ते दामों पे आने लगे तो क्या हुआ कि वहाँ के जो किसान थे वो जो सामान बेचते थे खाद्य पदार्थ वो कीमती होते थे और इसलिए वहाँ के जो किसान थे उनको अपने बेचे हुए सामान की कीमत नहीं मिल रही थी। जब खाद्य पदार्थों की कीमत में गिरावट आई तो ब्रिटेन में उपभोक्ता का स्तर बढ़ गया। 19वीं सदी के मध्य से ब्रिटेन की औद्योगिक प्रगति काफी तेज रही, जिससे लोगों की आय में वृद्धि हुई। इससे लोगों की जरूरतें बढ़ी, खाद्य पदार्थों का और भी ज्यादा मात्रा में आयात होने लगा। पूर्वी यूरोप, रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के हर हिस्से में ब्रिटेन का पेट भरने के लिए जमीनों को साफ करके खेती की जाने लगी। मीन्स कि हर जगह जो है पॉपुलेशन बढ़ने लगा, जनसंख्या बढ़ने लगी और लोगों की जनसंख्या बढ़ने लगी तो वो लोग जंगलों को काट कर खेत बनाने लगे और खेतों से फसल उगाते और खाद्यान्न उगाते और खाद्य से अपने पेट भरते। खेती के लिए जमीन साफ कर देना काफी नहीं था। खेतिहर इलाकों को बंदरगाहों से जोड़ने के लिए रेलवे की जरूरत भी थी। मीन्स की जो जहाँ पे खेती हो रही थी उनको जो है बंदरगाहों से इसलिए जोड़ा जाता था कि एक देश से खाद्य पदार्थों को दूसरे देश तक ले जाया जा सके। ज्यादा तादाद में माल ढुलाई के लिए नई गोदियां बनाना और पुरानी गोदियों को फैलाना जरूरी था और दूसरे नई जमीन पे खेती करने के लिए आवश्यक था कि दूसरे इलाकों के लोग वहां आकर बसे। मीन्स कि दूसरे इलाकों के लोग वहां आकर बसे, यानी नए घर बनाना और नई बस्तियां बनाना भी जरूरी था। इन सारे कामों के लिए पूंजी और श्रम की जरूरत थी। इसके लिए लंदन जैसे वित्तीय केंद्रों से पूंजी आने लगी। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे जिन स्थानों पर मजदूरों की कमी थी वहां लोगों को ले जाकर बसाया जाने लगा, यानी श्रम का प्रवाह होने लगा था। 19वीं सदी में यूरोप के लगभग 5 करोड़ लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए। माना जाता है कि पूरी दुनिया में लगभग 15 करोड़ लोग बेहतर भविष्य की चाह में अपने घर बार छोड़कर दूर दूर के देशों में जाकर काम करने लगे थे। 19वीं सदी में यूरोप के लगभग 5 करोड़ लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए और पूरी दुनिया में लगभग 15 करोड़ लोग बेहतर भविष्य की चाह में अपने घर बार को छोड़कर दूर दूर शहरों में जाकर काम करने लगे थे। अमेरिका को रवाना होते अप्रवासियों से लदे जहाज, मीन्स कि ये सारे लोग अमेरिका की तरफ मूव होने लगे थे। जहाज पर चढ़ने का इंतजाम आयरिश प्रवासियों, आयरिश से और दूसरे देशों से लोग अमेरिका को जाते थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि 1890 तक एक वैश्विक अर्थव्यवस्था सामने आ चुकी थी। इस घटनाक्रम के साथ ही श्रम विस्थापन, रुझाने, पूंजी प्रवाह, पारिस्थितिकी और तकनीकी में गहरे बदलाव आ चुके थे। अब भोजन किसी आसपास के गांव या कस्बे से नहीं बल्कि हजारों मील दूर से आने लगा था। अब अपने खेतों पर खुद काम करने वाले किसान ही खाद्य पदार्थ पैदा नहीं कर रहे थे। अब यह काम ऐसी औद्योगिक मजदूर करने लगे थे जो संभवतः हाल ही में वहां आए थे और ऐसे खेतों में काम कर रहे थे जहां महज एक पीढ़ी पहले संभवतः ठेठ जंगल रहे होंगे। खाद्य पदार्थ को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए रेलवे का इस्तेमाल किया जाता था। रेल का नेटवर्क इसी काम के लिए बिछाया गया था। पानी की जहाज से इसे दूसरे देशों में पहुंचाया जाता था। इन जहाजों पर दक्षिण यूरोप, एशिया, अफ्रीका और कैरिबियन समुद्र गतिविधि में, यहाँ पे गतिविधि को बाद में देख लेंगे, बहुत छोटे पैमाने पर ही सही, लेकिन इसी तरह के नाटकीय बदलाव हम अपने यहाँ पंजाब में भी देख सकते हैं। यहाँ क्या होता है कि ब्रिटिश सरकार, भारतीय सरकार ने अर्ध रेगिस्तानी परती जमीनों को उपजाऊ बनाने के लिए नहरों का जाल बिछा दिया ताकि निर्यात के लिए गेहूं और कपास की खेती की जा सके। नई नहरों की सिंचाई वाले इलाकों में पंजाब के अन्य
लाकर बसाया गया। उनकी बस्तियों को केनाल कॉलोनी कहा जाता था। भोजन तो सिर्फ एक उदाहरण मात्र है, कुछ ऐसी ही कहानियां कपास की भी रही जिसकी दुनिया भर में बड़े पैमाने पर खेती की जाने लगी थी ताकि ब्रिटिश कपड़ा मिलों की मांग को पूरी किया जा सके। रबड़ की कहानी भी इसी तरह से है कि 1820 से लेके 1914 के बीच विश्व व्यापार में 25% से लेके 40 गुना वृद्धि हो चुकी थी। इस व्यापार में लगभग 60% हिस्सा प्राथमिक उत्पादों यानी गेहूं और कपास जैसे कृषि उत्पादों और कोयला जैसे खनिज पदार्थों का था। तकनीकी की भूमिका हम यहाँ पे देखेंगे। इस घटनाक्रम में तकनीकी की क्या भूमिका रही, जैसे कि रेलवे और भाप के जहाज, टेलीग्राफ, ये सब तकनीकी बदलाव बहुत महत्वपूर्ण है। मीन्स कि बहुत सारे तकनीकी जो बदलाव हुए वो इसमें बहुत ही हेल्पफुल रहे। उनके बिना 19वीं सदी में ये जो परिवर्तन आया था ये इसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी बिना इनकी मदद के। ठीक है, तकनीकी की प्रगति जो है अक्सर चौतरफा सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारकों का परिणाम भी होती है। उदाहरण के लिए औपनिवेशीकरण के कारण आयात और परिवहन साधनों में भारी सुधार किया गया। तेज चलने वाली गाड़ियां बनी, बोगियों का भार कम किया गया, जलपोतों का आकार बढ़ाया गया। मीन्स कि इस तरह से तकनीकी में भी बहुत बड़े बड़े बदलाव हुए। तेज चलने वाली रेलगाड़ियां बनी, बोगियों का भार कम किया गया, जलपोतों का आकार बढ़ाया गया जिससे किसी भी उत्पाद को खेती से दूर दूर के बाजारों में कम लागत पर और ज्यादा आसानी से पहुंचाया जा सके। मीन्स कि हर एक देश में बहुत सारी खेती होने लगी और इस खेती से बने हुए सामान को एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाया जाता था और पहुंचाने में ये भी ध्यान रखा जाता था कि इसमें कम से कम जो है कि हमारा खर्च लगे। मांस उत्पादों के व्यापार से इस प्रक्रिया का अच्छा अंदाजा मिलता है। मीन्स कि मांस का जो उत्पादन के व्यापार से इस प्रकार अंदाजा मिलता है। 1870 के दशक तक अमेरिका से यूरोप को मीन्स कि 18 के 70 के दशक तक अमेरिका से यूरोप को मांस का निर्यात किया जाता था। उस समय केवल जिंदा जानवर ही भेजे जाते थे जिन्हें यूरोप ले जाकर ही काटा जाता था, लेकिन जिंदा जानवर बहुत ज्यादा जगह घेरते थे। बहुत सारे तो लंबे सफर में मर जाते थे या बीमार पड़ जाते थे। बहुतों का वजन गिर जाता था या वे खाने के लायक नहीं रह जाते थे। इसी वजह से मांस खाना एक महंगा सौदा था, यूरोप की गरीबी की पहुंच से बाहर था। दूसरी तरफ ऊंची कीमतों के कारण मांस उत्पादों की मांग और उत्पादन भी कम रहता था। नई तकनीकी के आने पर यह स्थिति बदल गई। पानी के जहाजों में रेफ्रिजरेटर की तकनीकी स्थापित कर दी गई से जल्दी खराब होने वाली चीजों को लंबी यात्राओं पर ले जाया जा सकता था। इसके बाद तो जानवरों की यात्रा से पहले ही मारा जाने लगा। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सब जगहों से जानवरों की बजाय उनका मांस ही यूरोप भेजा जाने लगा, जिससे न केवल समुद्री यात्रा में आने वाला खर्च कम हो गया बल्कि यूरोप की गरीबी को ज्यादा विविधतापूर्ण खुराक मिलने लगी। ये पहले उनके पास सिर्फ आलू और ब्रेड होते थे। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों के भोजन में मांसाहार, मक्खन व अंडे भी शामिल हो गए। जीवन स्थिति सुधरी तो देश में शांति स्थापित होने लगी और दूसरे देशों में साम्राज्यवादी मंसूबों को समर्थन मिलने लगा। 19वीं सदी के आखिरी में उपनिवेशवाद। 19वीं सदी के आखिरी दशकों में व्यापार बढ़ा और बाजार तेजी से फैलने लगे। यह केवल फैलते व्यापार और संपन्नता का ही दौर नहीं था। हमें इस प्रक्रिया के स्याह पक्ष को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। व्यापार में इजाफे और विश्व अर्थव्यवस्था के साथ निकटता का एक परिणाम यह हुआ कि दुनिया के बहुत सारे भागों में स्वतंत्रता और आजीविका के साधन छिनने लगे। 19वीं सदी के आखिरी दशकों में यूरोप की विजयों से बहुत सारे कष्टदायक आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिक परिवर्तन आए और औपनिवेशिक समाज को विश्व अर्थव्यवस्था में समाहित कर लिया गया। यहाँ पे हम देख सकते हैं 19वीं सदी के आखिर में औपनिवेशिक अफ्रीका का यह मानचित्र है।
यह जो है अफ्रीका में देख सकते हैं, अल्जीरिया है, मोरक्को है, फ्रेंच पश्चिमी अफ्रीका, फ्रेंच सूडान, नाइजीरिया, कैमरून, मध्य कांगो, अंगोला, मिस्र, सूडान, दक्षिणी अफ्रीका गणराज्य है। जरा अफ्रीका के मानचित्र को आप पाएंगे कि वहाँ कुछ देशों की सीमाएं तो बिल्कुल सीधी लकीर जैसी हैं मानो। यहाँ पे जो दिखाया गया है बेल्जियम, ब्रिटिश, फ्रेंच, जर्मन, कौन सी भाषा यहाँ पे बोली जाती है और कौन सा उपनिवेश है। फुट्टा रखकर खींच गया हो, मीन्स की बिल्कुल लाइनें एक दुर्भाग्यवश यही ही हुआ था। अफ्रीका पर कब्जे की कोशिश में लगी प्रतिद्वंदी यूरोपीय ताकतों ने अपने अपने इलाके बांटने के लिए प्रायः इसी तकनीक का सहारा लिया था। 1885 में यूरोप के ताकतवर देशों की बर्लिन में एक बैठक हुई जिसमें अफ्रीका के नक्शे पर इसी तरह लकीरें खींचकर उसको आपस में बांट लिया गया था। 19वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने शासन वाले विदेशी क्षेत्रफल में भारी वृद्धि कर ली थी। बेल्जियम और जर्मनी नई उपनिवेश ताकतों के रूप में सामने आए, पहले स्पेन के कब्जे में रह चुके। यहाँ पे देखेंगे कि मध्य अफ्रीका में सर हेनरी मार्टन स्टैनली एक पत्रकार और खोजी थे। न्यूयॉर्क हेराल्ड ने उनकी कई सालों पहले अफ्रीका गए की खोज करने के लिए भेजा था। उस जमाने के अन्य यूरोपीय और अमेरिकी अन्वेषकों की भांति स्टैनली भी हथियार से लैस होकर गए थे। उन्होंने वहां जाकर स्थानीय शिकारियों, धाव और मजदूरों को इकट्ठा किया, स्थानीय कबीलों के साथ लड़ाइयां लड़ी, अफ्रीकी रुद्रभूमि की पड़ताल की और विभिन्न इलाकों के नक्शे बनाए। बाद में इन खोजों और अन्वेषणों से अफ्रीका को जीतने में मदद मिली। ऐसे भौगोलिक अन्वेषण केवल वैज्ञानिक जानकारी का इकट्ठा करने की सामान्य इच्छा से प्रेरित नहीं होते थे, उनका साम्राज्यवादी योजना से सीधा संबंध होता था। मीन्स कि वहां पे ये अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे। मध्य अफ्रीका में सर हेनरी मार्टन स्टैनली और उनकी टोली। यहाँ पे हम देख सकते हैं रिंडर पेस्ट या मवेशी प्लेग। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि मवेशियों में एक बीमारी लग गई थी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अफ्रीका में जो है 1990 के दशक में, अफ्रीका जो देश है वहाँ पे 1990 के दशक में रिंडर पेस्ट नामक बीमारी बहुत तेजी से फैल गई। मवेशियों में प्लेग की तरह फैलने वाली इस बीमारी से लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा। यह इस बात का अच्छा उदाहरण था कि औपनिवेशिक समाजों पर यूरोपीय साम्राज्यवादी ताकतों के प्रभाव से बड़े पैमाने पर क्या असर पड़े। इस उदाहरण से पता चलता है कि हमलों और बीजों के इस युग में दुर्घटनावश फैल गई मवेशियों की बीमारी ने भी हजारों लोगों का जीवन व भाग्य बदल कर रख दिया और दुनिया के साथ उनके संबंधों को नई शक्ल में ढाल दिया। प्राचीन काल से ही अफ्रीका में जमीन की कभी कोई कमी नहीं रही, जबकि वहां की आबादी बहुत कम थी। सदियों तक अफ्रीका की जिंदगी व कामकाज जमीन और पालतू पशुओं के सहारे ही चलता रहा। वहां पैसे या वेतन कम करने का चलन नहीं था। 19वीं सदी के आखिर में अफ्रीका में ऐसे उपभोक्ता सामान बहुत कम थे जिन्हें वेतन के पैसे से खरीदा जा सकता था। अगर आप अफ्रीका के किसान होते और आपके पास जमीन और पालतू पशु होते जिनकी वहां कोई कमी नहीं थी, तो शायद आपको भी यह बात समझ में नहीं आती कि वेतन के लिए काम करने की क्या जरूरत है। 19वीं सदी के आखिर में यूरोपीय ताकतें अफ्रीका के विशाल भू क्षेत्र और खनिज इस उपमहाद्वीप के आकर्षित हुई थी। यूरोपीय लोग अफ्रीका में बागवानी, खेती करने और खदानों का दोहन करना चाहते थे ताकि उन्हें वापस यूरोप भेजा जा सके, लेकिन वहां एक ऐसी समस्या पेश आई जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। वहां के लोग तनख्वाह पर काम नहीं करना चाहते थे।
मजदूरों की भर्ती और उन्हें अपने पास रुके रहने के लिए मालिकों ने बहुत सारे हथकंडे आजमा कर देख लिए, लेकिन बात नहीं बनी। उन पर भारी भरकम कर लाद दिए गए, जिनका भुगतान केवल तभी किया जा सकता था जब करदाता बागानों या खदानों में काम करता हो। काश्तकारों को उनकी जमीन से हटाने के लिए उत्तराधिकारी कानून भी बदल दिए गए। नए कानून में यह व्यवस्था कर दी गई कि अब परिवार के केवल एक ही सदस्य को पैतृक संपत्ति मिलेगी। इस कानून के जरिए परिवार के बाकी लोगों को श्रम बाजार में ढकेलने का प्रयास किया जाने लगा। खान कर्मियों को बाड़ों में बंद कर दिया गया, उनके खुलेआम घूमने फिरने में पाबंदी लगा दी गई। तभी वहां रिंडरपेस्ट नामक विनाशकारी पशु रोग फैल गया। अफ्रीका में रिंडरपेस्ट नाम की बीमारी सबसे पहले 1880 के दशक के आखिरी सालों में दिखाई दी। उस समय पूर्वी अफ्रीका में एरिस्ट्रिया पर हमला कर रहे इतालवी सैनिकों का पेट भरने के लिए एशियाई देशों से जानवर लाए जाते थे। यह बीमारी ब्रिटिश आधिपत्य वाले एशियाई देश से आए उन्हीं जानवरों के जरिए यहाँ पहुंची थी। अफ्रीका के पूर्वी हिस्से से महाद्वीप में दाखिल होने वाली यह बीमारी जंगल की आग की तरह पश्चिम अफ्रीका की तरफ बढ़ने लगी। 1892 में यह अफ्रीका के अटलांटिक तट तक जा पहुंची। 5 साल बाद यह केप अफ्रीका का दूर दक्षिण हिस्सा तक भी पहुंच गए। रिंडरपेस्ट ने अपने रास्ते में आने वाले 90% मवेशियों को मौत की नींद सुला दिया। पशुओं के खत्म हो जाने से तो अफ्रीका के रोजी रोटी के साधन ही खत्म हो गए। अपनी सत्ता को और मजबूत करने और अफ्रीकियों को श्रम बाजार में धकेलने के लिए वहां के बागान मालिकों, खान मालिकों और उपनिवेश सरकारों ने बचे खुचे पशु भी अपने कब्जे में ले लिए। बचे खुचे पशु संसाधनों पर कब्जे से यूरोपीय पूरे अफ्रीका को जीतने व गुलाम बना लेने का बेहतरीन मौका हाथ लग गया था। बचे खुचे जो पशु उनके संसाधन थे, उस पर कब्जा यूरोपीय उपनिवेश को पूरे अफ्रीका को जीतने और गुलाम बना लेने का बेहतरीन मौका हाथ लग गया था। 19वीं सदी की दुनिया के अन्य भागों पर पश्चिमी आक्रमण और विजय के परिणाम की ऐसी ही और भी कहानियां देखी जा सकती हैं। भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, इससे ज़्यादा काफ़ी लंबा हो जाएगा। दूसरे वीडियो में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि भारत से श्रमिकों को, जैसे कि गिरमिटिया मजदूरों को ले जाया जाता था, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। धन्यवाद।